जय हिंद दोस्तों, फिर अर्जुन विजुअल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी करंट जीके की क्लास लेकर के, और जो आज की जो क्लास रहेगी उसमें पढ़ेंगे हम कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसको संबोधित किया। अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा, नेपाल के साथ किसका विवाद, नेपाल के साथ भारत के विवाद किस जगह को लेकर के विवाद हो रहा है, कौन से दर्रे पर विवाद हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे काला हीरा कहाँ से मिला, उसकी नीलामी के ऊपर बात करेंगे, और भी बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आता है भाई। सबसे पहले बात करेंगे, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल रिपोर्ट जारी हुई है। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, वर्ल्ड अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट and social outlook report जारी हुई अभी हाल ही में रिपोर्ट। देखिए, इसके ऊपर बात करेंगे भाई। पहला, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को लेकर के जो बातचीत हुई है उनके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के ऊपर कि इसको जारी कौन करता है, किसने इसको जारी किया है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय, हम कह सकते हैं इसको ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा इसका भाई? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। किसने जारी किया इसको? ILO ने जारी किया है। ILO का आप लोगों को पता लग गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे जारी किया गया। किस रिपोर्ट को किया गया है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जो रिपोर्ट जारी की है वो आप लोगों के बीच में किसके द्वारा जारी की गई है? ILO के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, भाई क्या है आपका ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसने जो रिपोर्ट जारी करी है 2022 रिपोर्ट इसने जारी करी अभी 2022 की, और इसके तहत इसने क्या बोला है, बड़े ध्यान से सुनेंगे भाई। वैश्विक बेरोजगारी जो रहने का अनुमान है, क्या वैश्विक बेरोजगारी बड़ी भारी समस्या है भैया, और ये ना केवल भारत की बल्कि विश्व की समस्या है। ना केवल हम हरियाणा की बात करें, ये हर जगह की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, और इस बार बहुत बढ़ रही है भाई। ये देखेंगे कितने मिलियन रहने वाली है, तो 207 मिलियन। कितनी भाई? 207 मिलियन आपकी वैश्विक बेरोजगारी रहने वाले, इसका अनुमान लगाया है इस रिपोर्ट ने, ILO ने 2022 की रिपोर्ट में। देखिए, फिर बात करूं मैं एक बार, बड़े अच्छे से इसको समझेंगे भाई। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी हुई है 2022। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कह सकते हो। 2022 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वैश्विक बेरोजगारी कितने रहने वाले अपनी? 207 मिलियन ये रहने वाली है, 207 मिलियन। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं भाई। इसकी स्थापना, ILO आपकी क्या है? एक संयुक्त राज्य एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी है। कैसी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी है भाई आप लोगों की ये। साथ ही ध्यान रखेंगे, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना राष्ट्रसंघ के तहत इसकी स्थापना
स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई है? 1919 में। इसकी स्थापना कब की गई भाई? 1919 में। सीधा अगर पूछे आईएलओ के जो राष्ट्रीय संघ के तहत इसकी स्थापना कब की गई? 1919 में इसकी स्थापना की गई है। और आईएलओ संयुक्त राष्ट्र की पहली सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। ये पहली और विशेष कह सकते हो भाई, विशेष, पहली और विशेष सबसे पुरानी एजेंसी है। एजेंसी कैसी भाई? सबसे पुरानी एजेंसी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके जो सदस्य 127 सदस्य देश है, सॉरी 187 सदस्यों की अगर हम बात करें तो 187 सदस्य में कितने? 187 सदस्य देश हैं। 186 राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के 186 की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र 193 देश और कुक आइलैंड में से हैं भाई। ओके, इसकी मुख्यालय की बात करें, सदस्य देश हो गए आपके, साथ ही करें इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका जिनेवा और स्विट्जरलैंड। कहां पर है? जिनेवा और स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड कहां पर भाई? स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका क्या है? मुख्यालय भाई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कहां पर है? जिनेवा और स्विट्जरलैंड कह सकते हो भाई, जिनेवा और स्विट्जरलैंड। और दुनिया भर में इसके 40 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? क्षेत्रीय कार्यालयों की अगर हम बात करें, कार्यालयों की अगर हम बात करें कितने भाई? 40 क्षेत्र कार्यालय। कितने इसके? 40 हैं। चलिए एक बार बात करते हैं इसी के बारे में। स्थापना हो गया, वर्तमान में हमने इसकी बात कर ली। और 2022 में 207 रहने वाली है। अब 207 मिलियन जो रहेगी, ये कितनी ज्यादा है? तो देखिए, ये आपकी 2019 से अगर हम कंपेयर करते हैं तुलना में 21 मिलियन अधिक है। 2019 की तुलना में, किसकी तुलना में भाई? 2019 की तुलना में 21 मिलियन, कितनी? 21 मिलियन अधिक है। बेरोजगारी आपकी बढ़ रही है भाई। ओके, 2022 में और भी बहुत अच्छी बात है, 2000 सुनेंगे आप लोग, अच्छा क्वेश्चन। 2022 में 22 मिलियन समकक्ष नौकरियों में कमी होगी भाई। 2022 में कितनी नौकरियां कम होंगी आपकी? तो ये 52 मिलियन कितनी नौकरियां कम होने वाली हैं? नौकरी कम होंगी भाई, नौकरियां कम होंगी। चलिए भाई, हमने यहां पर बात करी, एक बार रिवाइज करा देता हूं। आज की जो क्लास आप लोगों का पहला ही क्वेश्चन है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जो आउटलुक रिपोर्ट है उसके ऊपर बात करी हमने। इसको जारी कौन करता है? आईएलओ इसको जारी करता है। स्थापना की बात करें 1919 में इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत पुरानी और पहली एजेंसी है। इसके तहत 2022 के अंदर आपका 207 मिलियन बेरोजगारी रहने वाली है। 207 मिलियन की यहाँ पर इसने बात करी है। इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको पता है। साथ ही बात करें 207 मिलियन जो है आपकी 2019 से अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये 21 मिलियन कितनी है? 21 मिलियन है, ज्यादा रहेगी भाई। और साथ ही 2022 में 22 मिलियन नौकरियां जो रहेंगी वो क्या रहेंगी? कम रहने वाली है। ये रिपोर्ट जारी हुई है आप लोगों के बीच में। और साथ ही अगर हम परसेंटेज की बात करें तो काम के कुल घंटे महामारी के पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 2% जो घंटे हैं वो कम रहने की संभावना है। चलिए आज की क्लास की हम बात कर रहे हैं। आज की क्लास की अगर बात करते हैं तो देखिए बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आप लोगों को। हम बात करेंगे कौन से दर्रे पर नेपाल के साथ विवाद हो रहा है, काला हीरा कहां पर आपका नीलाम किया जाएगा, कौन सा पहला काला हीरा था, रिपोर्ट की भी यहां पर बात हो रही है। तो चलिए इसी के साथ जो आप लोगों का अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेपाल और भारत के बीच में कहां पर अभी हाल ही में नेपाल और भारत के बीच में कहां पर विवाद हुआ है? ऐसा नहीं है कि विवाद पहली बार हो रहा है, विवाद पहले भी हुआ था लेकिन अब फिर हाईलाइटेड हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में और ये 2022 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई आज अगला क्वेश्चन आप लोगों का नोट करेंगे। भारत और नेपाल के बीच विवाद कहां पर है? किस दर्रे पर विवाद? भारत और नेपाल के बीच किसको लेकर के विवाद? इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का भाई भारत व नेपाल के मध्य है। भारत व
नेपाल के मध्य विवाद कहां पर है भाई? चलिए सीधा सा आंसर लेकर बात करता हूं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे देता हूं। लिपुलेख दर्रे को लेकर के अभी हाल ही में विवाद हुआ है। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, दर्रे, इस दर्रे को लेकर के क्या है, अभी हाल ही में भारत व नेपाल के अंदर एक विवाद हुआ। सबसे पहले तो ये समझेंगे दर्रा क्या होता है। दर्रा वह प्राकृतिक रूप से बना वह संकरा रास्ता, पहाड़ों के बीच में वह संकरा रास्ता जहां से आवागमन संभव हो, जहां से आवागमन संभव हो या कठिन रूप से संभव हो, आप कैसे भी समझ सकते हैं कि प्रकृति रूप से बना हुआ संकरा रास्ता, पहाड़ों के मध्य प्रकृति रूप से बना संकरा रास्ता आपका क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। इस लिपुलेख दर्रा को लेकर के पहले भी विवाद हुआ था, लिपिया धुर्रा पे भी हुआ था, काला पानी पर भी विवाद हुआ था, पहले भी विवाद हुआ था नेपाल के साथ, लेकिन वो शांत था। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है, उन्होंने लिपुलेख दर्रा पर सड़क की बात करी, तो ये बात दोबारा से आपका हाईलाइट मुद्दा बन गया। चलो इसके ऊपर बात करते हैं, इसको समझते हैं भाई। देखिए लिपुलेख दर्रे की सड़क को चौड़ा करने को लेकर के वर्तमान में ये हाईलाइट क्यों? अभी वर्तमान में अगर हाईलाइट की बात करते हैं तो इसकी जो सड़क है, इसकी सड़क को चौड़ा करने की बात करी गई, और इस बात को लेकर के नेपाल फिर एक्टिव हो गया भाई। किसकी बात करी गई? सड़क को चौड़ा करने की बात की गई, और इसको लेकर के ये फिर एक्टिव होगा। ताजा मामला यही था भाई आपका, ये दिसंबर 2021 की बात है। देखिए वहां क्या था, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी साहब, पीएम साहब ने यात्रा करी थी भाई। यात्रा कहां की यात्रा करी थी? हल्द्वानी की अपनी यात्रा के दौरान, हल्द्वानी की यात्रा के दौरान इन्होंने क्या कहा था कि भाई हम इस सड़क को क्या करेंगे? चौड़ा करेंगे। हल्द्वानी की यात्रा को लेकर के बात कही गई थी। और काला पानी हल्द्वानी की यात्रा के दौरान इन्होंने जब ये बात बोली कि हम इसकी सड़क को चौड़ा करेंगे, ये हमारे लिए सामरिक महत्व है, ये बड़ा महत्व रखता है, हम कह सकते हैं इसको। ये इस बात को लेकर के सड़क को चौड़ा करने की बात जब कही गई, तो ये दोबारा से आपका हाईलाइटेड मुद्दा बन गया भाई नेपाल की तरफ से। और नेपाल ने पहले भी विवाद इसके ऊपर खड़ा किया था। इसके बाद से ये सीमा विवाद आप लोगों का बीच में है। देखिए 2020 में आपका कहां पर विवाद की अगर मैं बात करूं, नेपाल के साथ मुख्य तौर पर विवाद कहां पर है? नेपाल के साथ अगर विवाद की बात करें, विवाद कहां पर है? तो एक तो आपका लिपुलेख दर्रा हो गया भाई, ठीक है। साथ ही बात करेंगे, देखिए काला पानी 3 क्षेत्र है आपका, ये काला पानी नंबर 1, नंबर 2 आपका लिपिया धुर्रा भाई नंबर 2, और नंबर 3 पर आपका जो आता है, ये आता है आपका लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख। इन 3 जगहों को लेकर के क्या है, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। सीधा सा पूछेगा काला पानी विवाद किस किस के बीच में है, साथ ही पूछेगा लिपुलेख विवाद किस किस के बीच में है, लिपिया धुर्रा विवाद किस किस देशों के बीच में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। विवाद की जड़ है तीनों के तीनों। देखिए साथ ही यहाँ पर मैं एक बात और अच्छे से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। 2020 में देखिए एक बार 2020 में क्या हुआ था आपका, 2020 में नेपाल ने अपना मानचित्र प्रकाशित किया था। क्या किया था? मानचित्र दिया था, संशोधित मानचित्र। और उस संशोधित मानचित्र में लिपिया धुर्रा क्षेत्रों को शामिल किया, और विशेष रूप से काला नदी स्रोत को। तो इसने क्या किया, मानचित्र में लिपिया जो धुर्रा क्षेत्र है उसको अपना बताया। या सीधी बात करूं, लिपिया धुर्रा को क्या बोला इसने, या उसने अपने मानचित्र के अंदर इसको दर्शाया कि लिपिया धुर्रा जो है वो किसका हिस्सा है? नेपाल का हिस्सा है। चलिए भाई 2020 की बात है। उसके बाद हम यहाँ पर एक मुद्दा है, देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है आप लोगों का, समझेंगे आप, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। संगोली संधि को समझेंगे आप लोग, देखिए तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब 2020 में मानचित्र पर लिपिया धुर्रा को, एक बार देखो स्टार्टिंग से देखेंगे, भारत और नेपाल के बीच में वर्तमान में जो आपका विवाद है वो लिपुलेख दर्रा को लेकर क्यों हुआ? लिपुलेख दर्रा विवाद क्यों हुआ? 2021 में, दिसंबर 2021 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब
कहां पर गए अपनी यात्रा, हल्द्वानी की यात्रा पर गए और वहां पर जाकर के उन्होंने क्या कहा, लिपुलेख जो दर्रे की सड़क को चौड़ा करने की बात कही और इस बात को लेकर के नेपाल ने विवाद फिर से खड़ा कर दिया। आमतौर पर हमने पीछे भी बात करी थी कि भाई जो ये विवाद था नेपाल के साथ, विवाद हमारे 3 स्थलों को लेकर के नेपाल के साथ विवाद है। 3 स्थल आपके कौन कौन से हैं, तो लिपिया दुर्रा, काला पानी और आपका लिपुलेख। साथ फिर हमने बात करी कि 2020 में इन्होंने क्या किया, 2020 में मानचित्र में जो आपका लिपिया दुर्रा के क्षेत्र को अपना क्षेत्र घोषित किया। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं संगोली संधि की। सीधा सा पूछेगा कि संगोली संधि किन 2 देशों के बीच में हुई थी या संगोली संधि का संबंध किस किस देश से है, बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो देखिए संगोली संधि की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी 1816 में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी, 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। कहा किस किस के बीच में हुई थी आपकी, ये यहां पर जिक्र आता है ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में यह संधि हुई थी। जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था उसके बाद यह संधि हुई थी आपकी, ब्रिटिश भारत व नेपाल के मध्य में यह संधि। एंग्लो नेपाली युद्ध हारने के बाद, एंग्लो नेपाली मैंने जिक्र किया, एंग्लो नेपाली युद्ध हारने के बाद या इस युद्ध के बाद ये संधि हुई थी और इस युद्ध में इसकी संधि के अनुसार क्या बताया गया था, इस संधि ब्रिटिश जो आपकी संगोली की संधि थी के अनुसार की अगर मैं बात करूं तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता भाई, राप्ती काली नदियों के बीच की कौन कौन सी नदी है, राप्ती प्लस काली नदियों के बीच की पूरी तराई ब्रिटिश भारत की होगी। काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है या तराई बीच का क्षेत्र पूर्ण रूप से किसका होगा, ब्रिटिश भारत का या भारत का कह सकते हो, किसका होगा भाई ये क्षेत्र, भारत का। अब देखो राप्ती और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है संगोली संधि के द्वारा ये घोषणा की गई और दोनों पर हस्ताक्षर है ब्रिटिश नेपाल के भी और कह सकते हैं ब्रिटिश जो भारत है उस समय उनके भी हस्ताक्षर है और दोनों ने क्या माना था कि जो राप्ती और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र रहेगा, भारत के अधीन रहेगा, भारत का क्षेत्र रहने वाला है। ओके, उसके बाद यहां पर काला पानी के महत्व की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए काला पानी के अगर हम महत्व की यहां पर बात करते हैं, काला पानी महत्व, बार बार एक शब्द आ रहा है काला पानी। काला पानी की जो सजा होती थी, अंग्रेज जो भेजते थे, यहां पर काला पानी की बात करूं मैं तो वो कहां पर भेजते थे, किस सजा को काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए या हटके है, इस क्वेश्चन से अलग है। यहां पर काला पानी के महत्व की अगर हम बात करता हूं तो लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। लिपुलेख दर्रा कैलाश जो मानसरोवर यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, किसके लिए महत्वपूर्ण भैया, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है उसके लिए आपका जो लिपुलेख दर्रा है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बात को लेकर के भी ये विवाद है, चर्चा में बना रहता भाई। अब देखो नेपाल का रुख, अब ये जब संधि हुई, ये संधि आप संगोली की संधि आप लोगों को पता लग गया, इस संधि के अनुसार ये क्षेत्र हमारा हो गया, ये भी आप लोगों को पता लग गया, विवाद का भी आप लोगों को पता लग गया। अब नेपाल अपना किस प्रकार से पक्ष रख रहा है उसके ऊपर बात करेंगे तो आप पूरा विवाद समझ जाएंगे। चलिए मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं भाई, जिन्होंने नोट नहीं किया नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 2021 का भी था ये क्वेश्चन और 2022 में फिर हाईलाइटेड हो गया है, हाईलाइटेड मुद्दा है, इसलिए इसको भी बड़े अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे समझेंगे। ये क्वेश्चन आगे आ सकता भी आप लोगों के बीच में, हालांकि बीच में बातचीत हुई थी, इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से, बट पूरी तरीके से ये अभी तक ये मामला शांत हुआ नहीं है। और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर मैं ये बात करूं कि चीन भी इसमें कहीं ना कहीं उकसा देता है नेपाल को तो कोई बड़ी बात नहीं होगी है, और ये सब जानते हैं। चीन की भी ये नीति रही है कि वो अपने पड़ोसी जो छोटे जो देश हैं उनको अपनी तरफ चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे उनकी आर्थिक मदद करके, चाहे कैसे भी करके या अपनापन दिखा करके वो उनको अपनी तरफ करने के चक्कर में रहता है। ये बात भी आप लोग अच्छे से समझते हैं भाई। चलिए आगे बात करते हैं, नेपाल अपना किस प्रकार से इसे लिपुलेख दर्रे पर अपना विचार रख रहा है। देखिए दोस्तों फिर वही बात आती है जो मेरे भाई बहन मुझे पहली बार पहले ही जो हमारी क्लास देख रहे हैं
मैं फिर यहाँ पर एक बार आप लोगों से बात करूंगा। देखिए भाई, हम यहाँ पर जो क्लास लेते हैं उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। दूसरी बात मैं ये करूं, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो हमारी पीछे हमने जनवरी से ये क्लासें अपनी स्टार्ट करी हैं। आपको सारी क्लासें वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी, सारी की सारी क्लासें आप देख सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी, हमने 8 जनवरी से क्लासें शुरू करी थी, तो 1 जनवरी से 15 जनवरी का करंट आप लोगों के बीच में गणतंत्र दिवस के उपहार के स्वरूप में आप लोगों को भेंट करूंगा। बहुत अच्छी बेहतरीन क्लास रहने वाली है, बड़े अच्छे तरीके से उस क्लास को तैयार किया जा रहा है। आप देखेंगे और आपको पूरी साल काम आने वाली क्लास रहेगी, ठीक है भाई। और ये जो क्लासें रहती हैं इनमें हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके एग्जाम से संबंधित चीज़ें उन्हीं को बताने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेपाल का रुख। नेपाल क्या बोल रहा है? नेपाल का कहना काली नदी का जो उद्गम है, नेपाल के अनुसार जो काली नदी है आपकी, काली नदी का उद्गम यानी कि काली नदी कहां से पैदा हो रही है उसकी बात कर रहा है। तो ये लिपिया-धुरा के निकट पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई पर है। क्या बोलता है वो? लिपिया-धुरा के पास है भाई, लिपिया-धुरा के पास मानता है, ठीक है, पर्वतों श्रेणी से निकलता है। इस प्रकार लिपिया-धुरा का संपूर्ण ढलान और क्षेत्र किसके अंतर्गत हो गया? जो काला नदी का उद्गम स्थल वो लिपिया-धुरा के जो पर्वत मान रहा है, क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों को मान रहा है। तो उसका कहने का मतलब पर्वत और जो ढलान है वो सारा का सारा जो क्षेत्र किसका है? नेपाल का है। ये नेपाल का अपना पक्ष है, ये नेपाल का पक्ष है। और इसी के तहत भारत अपना रुख, भारत क्या बोल रहा है? भारत ये बोला कि भारत में नदी का जो उद्गम है वो लिपुलेख दर्रे के, भारत के अनुसार अगर हम बात करें, भारत का कहना है कि भाई जो नदी जो निकली है, नदी ये लिपुलेख दर्रे के झरनों से निकलती है, दर्रे के झरनों से निकलती है। कहां से निकलती है? लिपुलेख दर्रे के झरनों से बनती है या निकलती है भाई। ये भारत का रुख है, भारत का रुख। और भारत 19वीं शताब्दी के प्रशासनिक रिकॉर्ड बताता है कि काला पानी भारत के पक्ष में स्थित था। 19वीं, यहीं पर कोई बात करा कि 19वीं शताब्दी के जो रिकॉर्ड है वो ये बोल रहे कि काला पानी का जो है क्षेत्र है वो भारत का है। लिपुलेख दर्रा भी कहा किसका है? भारत का है। विवाद समझे आप, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, ठीक है। ओके, एक यहां पर देखिए एक और विवाद नोट कर लेते हैं आप लोग। सुस्ता क्षेत्र, सुस्ता मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा आप लोगों से। सुस्ता क्षेत्र विवाद किस किस के बीच में है? विवाद आपका ये भी नेपाल व भारत के मध्य है, सुस्ता क्षेत्र सीमा विवाद। और यह विवाद गंडक नदी के रूप को बदलने के कारण हुआ। यह विवाद कैसे हुआ? गंडक नदी के रूख के बदलने के कारण हुआ। किस नदी के? गंडक नदी के रूप को बदलने के कारण हुआ। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए हमने यहां पर बात करी कि भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है वो विवाद लिपुलेख दर्रा, काला पानी और लिपिया-धुरा पर है। ये विवाद पहले भी था, लेकिन वर्तमान में जब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिसंबर में जो यात्रा करी उस एरिया की, तो उस इलाके में यात्रा करी, तो वहां पर इसके सामरिक महत्व को देखते हुए, या ये कहें कि जो अपना मानसरोवर के जो कैलाश मानसरोवर से संबंधित जो महत्व उन्हें लगा, सड़क को, किसकी सड़क को? अपना लिपुलेख दर्रे की सड़क को चौड़ा करने की बात करो, ये विवाद दोबारा से क्या होगा? आपका हाईलाइटेड हो गया। यहां पर मैंने संगोली संधि की बात करी। संगोली संधि ब्रिटिश और नेपाल के बीच में हुई थी, जो कि आपका आंग्ल नेपाल युद्ध के हारने के बाद में ये संधि हुई थी। इसके अनुसार ये सारा का सारा क्षेत्र किसका था? भारत का था। 1816 में आपकी संधि हुई, ये भी बात हुई। और अगली बात करी मैंने कि सुस्ता क्षेत्र विवाद भी कहा किस किस के बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। और ये विवाद गंडक नदी के रूप के बदलने के कारण आप लोगों का विवाद हुआ भाई। किस नदी के रूप के कारण? तो गंडक नदी के रूप के बदलने के कारण ये विवाद आप लोगों का। वो इतना सा क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुस्ता जो क्षेत्र विवाद है ये भी किस किस के बीच में? नेपाल वर्सेज भारत के बीच में। चलिए दोस्तों, हमने बात करी दर्रे की। वह संकरा रास्ता जो प्रकृति रूप से बना हुआ है, संकरा रास्ता
कि उसको क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ प्रमुख दर्रों की बात करेंगे, हिमालय के दर्रों की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय दर्रों की बात करेंगे, भारत के दर्रों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए भारत के प्रमुख दर्रों की हम यहाँ पर बात करते हैं। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ, उसके बाद सारे के सारे वही दर्रे आप लोगों के बीच में देखिए पढ़िए, ऐसा तसल्ली से पढ़िए कि दोबारा उसको देखने की जरूरत ना पड़े। मैं सारी चीजें तो नहीं बता पाऊंगा कि कैसे क्या कुछ है, बट इतना है जितना एज पर पॉसिबल मैं सारे दर्रों के यहाँ पर आप लोगों के बीच में नाम लिख रहा हूँ। उन दर्रों से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। दर्रे, दर्रों, नदियां, झील, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो दर्रों को लेकर के मैं यहाँ पर बात करूंगा। देखिए दर्रों की बात करें, आपका प्रमुख दर्रा कर्राकोरम दर्रा, कर्राकोरम कोरम दर्रा। मैं अब दर्रा नहीं लिखूंगा, सीधा डायरेक्ट नाम लिखूंगा भाई। दूसरा भाई आपका रोहतांग, रोहतांग दर्रा भाई। फिर है आपका रोहतांग दर्रा हो गया, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। फिर है आपका भी बड़ा लाचा दर्रा। उसके बाद भाई आपका खारदुग्गल दर्रा, खारदुग्गल, ठीक है भाई। फिर है आपका खारदुग्गल हो गया आपका खारदुग्गल। उसके बाद जब बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिला भाई, बुर्जिला। उसके बाद आपका जोजिला, जोजिला भाई। फिर आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल भाई, पीर पंजाल हो गया। उसके बाद आपका सिक्किला, कौन सी नदी पर है भाई, सिक्किला, सिक्किला हो गया भाई आपका, ठीक है। उसके बाद है नीति दर्रा, नीति। फिर है आपका माना, नीति दर्रा हो गया। फिर आपका माना दर्रा, और फिर उसके बाद आपका बनिहाल, नाथुला, बनिहाल है, नाथुला है, बनिहाल नाथुला दर्रा। अंगहिल दर्रा भाई, अंगहिल दर्रा। उसके बाद है मिंटेल, मिंटेल भाई आपका। उसके बाद आपका लिपुलेख की मैं यहां पर बात कर ही चुका हूं शायद, लिपुलेख। और जो ज्यादा से ज्यादा जो दर्रे हैं आपके वो कहां पर मिलने वाले हैं, आपको पता है J&K के अंदर मिलने वाले हैं। कौन सा दर्रा, देखिए क्वेश्चन पूछेगा ये दर्रा कहां पर है, किस स्टेट में है, कौन सी नदी पर है, तो ये सारे के सारे आप लोग एक बार देख लेंगे भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं प्रायद्वीपीय दर्रों की बात कर लेता हूं मैं। प्रायद्वीपीय दर्रे भाई, प्रायद्वीपीय हिमालय के दर्रे थे आपके, प्रायद्वीपीय दर्रों की मैं यहां पर बात करता हूं। देखिए नंबर 1 थाले घाट, थाले घाट। 2 पे रहेगा भाई आपका ये मुंबई कलकत्ता मार्ग से गुजरता भाई, लिख लेंगे इसको तो इंपोर्टेंट बनता, मुंबई कलकत्ता मार्ग, कलकत्ता मार्ग से गुजरता है। ये किस किस को जोड़ता है, मुंबई और आपका नागपुर, नागपुर को जोड़ता है। मुंबई की हम पर बात करें, मुंबई कौन से द्वीप पर आपका, मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है आपकी, तो सालसेट द्वीप पर। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित आपकी, सालसेट द्वीप पर है। भारत की वाणिज्य राजधानी भी मुंबई है, आपको पता होना चाहिए। और मुंबई कभी, बंबई किसी जमाने में क्या होता था, स्टेट होता था। बंबई स्टेट से निकल करके आपके 2 स्टेट बने थे। जो मराठी भाषी लोग थे उन्हें महाराष्ट्र का नाम दिया गया, और वहां से आपका गुजरात निकला था। जो गुजराती भाषा बोलते थे उन्हें गुजरात नाम के स्टेट का नाम दिया गया था भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पर आता है आपका पाल घाट, पाल घाट। तीसरी बात करें भोर घाट, भोर घाट। चौथा जो दर्रा आपका सैनकोट भाई, सैनकोटा। 5वां जो रहेगा आपका गोरान घाट दर्रा। 6ठा रहेगा आपका भाई हल्दी घाटी दर्रा, हल्दी घाटी दर्रा भाई। 7वां रहने वाला है असीरगढ़ दर्रा,
असीरगढ़ दर्रा, अंबा दर्रा भाई, अंबा घाट, अंबोली घाट भाई, उसके बाद आपके पश्चिम घाट दर्रा, ये प्रायद्वीप पे दर्रे थे। फिर हम बात कर लेते हैं अगला, तीसरी जो कैटेगरी आपकी पश्चिमी घाट के दर्रों की, यहां पर हम बात कर लेते हैं। देखिए पलाक्कड़ दर्रा भाई आपका, पलक्कड़ दर्रा, कसारा घाट, कसारा घाट भाई आपका, ठीक है। उसके बाद आपका तमहीनी घाट भाई, हमने बात करी दर्रों की, और भारत के प्रमुख दर्रे थे उनके ऊपर हमने बात करी। देखिए कर्राकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, खारदुगल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, माना दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, नाथुला दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है। उसके बाद हमने मिंटेल दर्रे की बात करी है। फिर प्रायद्वीपीय दर्रों में अगर हम बात करते हैं तो थाल घाट है, पाल घाट है, भोर घाट है, सैन कोटड़ा है, गारन घाट है, आपका हल्दी घाटी है, असीरगढ़ है, अंबा घाट है, अमोली घाट है, पलक्कड़ दर्रा, कसरा दर्रा, तमहीन दर्रा कह सकते हैं। यहां पर हमने लगभग सभी दर्रों की बात करने की कोशिश करी है, जो कि आपके पेपर के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहे हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पहुंच रहा है। देखिए अभी हाल ही में यहां पर क्वेश्चन आ रहा है आपका, किस स्टेट द्वारा सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य द्वारा, या यूटी द्वारा कह सकते हो आप, किसके द्वारा भी हाल ही में भारत में किसके द्वारा सुगंधित पौधों की खेती को जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेगा। 2022 का आपका जनवरी है, और याद रखेंगे बड़ा महत्वपूर्ण मंथ है आप लोगों का भी। ये तो साल का स्टार्टअप है, नई एनर्जी है, नया जोश है, बस थोड़ा सा हल्का कर रखा तुम्हारा जोश। कोरोना भाई साहब ने इसको कम नहीं होने देना भाई, इस जोश को बरकरार रखना है। ना मैं आप लोगों को क्लास शेयर करने की बोल रहा, ना क्लास लाइक करने की बोल रहा, ना और कुछ, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास पूरी देखेंगे। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आप लोगों के बीच में आ जाएगा भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए भाई लिखेंगे, सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान कहां पर शुरू किया गया है? सुगंधित चलो भाई क्वेश्चन आप लोगों का, सुगंधित पौधों की खेती पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान कहां शुरू किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। सीधे सी बात करूंगा, सीधा सा आंसर भाई JNK के अंदर इस अभियान को शुरू किया गया है। किसको? सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर भाई? तो ये आपका JNK में। उद्देश्य क्या है इसका भाई? उद्देश्य या लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना या पैदा करना। देखिए सीधी सी बात करें, सुगंधित पौधों की खेती को लेकर के जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया। कहां पर? JNK के अंदर किया गया। क्वेश्चन ये है, JNK UT कब बना? ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि JNK कौन सा स्टेट बना था? JNK जब स्टेट बना था तो कौन से नंबर का स्टेट आपका बना था? UT का तो तुम्हें पता ही है, ठीक है भाई। चलिए, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना के लिए अभियान शुरू किया गया है। सुगंधित पौधों की खेती का यहाँ पर जागरूकता अभियान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए ओके, इसे ये जो कार्यक्रम है सुगंधित खेती वाला जागरूकता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया?
किसके द्वारा? स्टेट की अगर बात करें तो हो गया आपका यूटी, स्टेट की अगर हम बात करें तो हो गया जे के। लेकिन इसके अंदर हम बात करते हैं संस्थान की, तो किस विभाग के द्वारा? तो देखिए, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान की हम यहां पर बात करते हैं IIIM, ये रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया। के द्वारा? किसके द्वारा? एकीकृत चिकित्सा संस्थान IIM के द्वारा कार्यक्रम। और भाई और कौन रहेगा? कृषि विभाग ने विशेष जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। कृषि विभाग ने, और किसने? कृषि विभाग ने विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया। किसके द्वारा किया गया? और कृषि विभाग के द्वारा विशेष कार्यक्रम में प्रारंभ किया गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सुगंधित पौधे क्या है एक्चुअल में? देखिए, सुगंधित पौधों की बात करें, ये एक आपका शायद मेरे ख्याल में यौगिक है, साइंस के स्टूडेंट बड़े अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। सुगंधित यौगिक होते हैं। इन पौधे में कौन से यौगिक होते हैं? यौगिक की अगर हम बात करें तो कौन से होते हैं? सुगंधित यौगिक होते हैं भाई। किस प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं सुगंधित पौधों में? तो सुगंधित यौगिक पाए जाते हैं, और मूल रूप से आवश्यक तेल कह सकते हो भैया आप इनको, ठीक है। अस्थिर होते हैं, गंधयुक्त होते हैं, हाइड्रोफोबिक और अत्यधिक कह सकते हो आप इसको केंद्रित यौगिक होते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए, हमने बात करी फूलों की खेती, सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान किसने किया? जे ने किया। उद्देश्य क्या? युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करना। भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान के द्वारा IIM, इंडियन आपका जो इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, और साथ में कौन है? कृषि विभाग के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। और सुगंधित पौधों में कौन सा यौगिक होता है? आपका सुगंधित यौगिक पाया जाता है इसके अंदर। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जे की अगर हम बात करें तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों के पास कि जे स्टेट कब बना था, या स्टेट का दर्जा इसे कब दिया गया था, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर है। आपको पता है धारा 370 खत्म कर दी गई, इसके बारे में आपको पता है। यूटी बना दिया गया, लद्दाख और आपका जे बना दिया गया। लद्दाख के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है? लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट है। साथ ही बड़ा सुंदर क्वेश्चन ये भी है आप लोगों का कि जे के अंदर जो यूटी अभी फिलहाल उसमें कितने आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट हैं। साथ ही और बता देता हूं, अभी हाल ही में चर्चा का विषय भी बना हुआ है, जे के अंदर प्रिसीमेन बैठने वाला भाई, ठीक है। प्रिसीमेन आयोग बैठने वाला है। अभी हाल ही में बात करेंगे अगला क्वेश्चन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन भी, पेंच टाइगर। देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का देखिए, यहाँ पर है आपका कॉलर वाली, अभी हाल ही में मृत्यु हुई है किसकी? कॉलर वाली क्या थी ये? बाघिन की मृत्यु हुई है। बाघिन की मृत्यु हुई है। इसकी मृत्यु कहां पर हुई है? इसकी मृत्यु कहां पर हुई है? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सुपर मोम की उपाधि दे रखी थी भाई। भारत के अंदर सबसे ज्यादा बाघ पैदा करने वाली भी यही थी, कोलर बाघिन आपकी। इसके ऊपर बात करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कहां पर हुई है? पेंच टाइगर के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर हुई है। कहां पर? पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर हुई है। यहां पर आप लोगों के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन ये है मेरी तरफ से कि जो टाइगर रिजर्व के अंदर, भारत के अंदर टाइगर रिजर्व के अंदर कितने हैं? आपको और एक क्वेश्चन बता देता हूं, यहां पर है विश्व के लगभग 70% टाइगर कहां पर पाए जाते हैं? बाघ कहां पाए जाते हैं? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए भाई, टाइगर रिजर्व बाघिन की हाल ही में मृत्यु कहां पर हुई है आपकी? पेंच टाइगर में।
पेच टाइगर रिजर्व में, कहां पर हुई आपकी? पेच टाइगर रिजर्व में हुई है। कोल्लर वाली, इसका नाम फेमस था, ध्यान रखिए। ये कहां पर पेच टाइगर रिजर्व, कहां पर आपका? मध्य प्रदेश के अंदर में। कहां पर है? एमपी के अंदर टाइगर स्टेट के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ओके, कोल्लर वाली जो बाघिन की मृत्यु हुई, इसकी आयु कितनी थी भाई? आयु की अगर हम बात करें तो मात्र केवल 16 वर्ष की आयु में भैया इसकी मृत्यु हो गई है। कितने वर्ष की आयु में? केवल 16 वर्ष की आयु में हुई। इसका जन्म कब हुआ था? जब मृत्यु की बात करिए तो जन्म भी आपको पता होना चाहिए। 2005 में इसका क्या हुआ था? जन्म। और ये दुर्लभ प्रजाति की थी, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। 5 में इसका जन्म हुआ था। आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भारत में बाघों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो किसकी थी? इसकी थी भाई। इसने कितने शावकों को जन्म दिया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई आपका 29 शावकों को। देखो भाई, काफी अच्छी मेहनत करी इसने, शावकों को जन्म दिया। सीधा पूछेगा कि कितने शावकों को, तो 29 शावकों को इसने जन्म दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह आपका क्या है? एक विश्व रिकॉर्ड है। क्वेश्चन करेगा किस बाघिन के द्वारा बच्चा पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया गया? तो आपकी कोल्लर वाली बाघिन थी, जो कोल्लर वाली बाघिन ने पेंच टाइगर रिजर्व में 29 शावकों को जन्म देकर के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। बाघों की संख्या में बहुत सबसे ज्यादा इजाफा इसी के द्वारा भारत के अंदर किया गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। 2005 थोड़ा सा और देख लेंगे। देखिए 2005 में इस बाघिन ने 3 शावक, कितने बच्चे? 3 शावकों को जन्म दिया। 2018 में ये जीवित नहीं बचे थे। 2005 वाले जो थे, 2005 वाले जीवित नहीं रहे भाई, जो स्टार्टिंग में दिए थे, एक भी इनमें जीवित नहीं बचा था। 2018 में इसने 4 शावकों को जन्म दिया। 2000 में 4 शावकों को जन्म दिया। और 2010 में 5 शावक, 2010 में कितनों को जन्म दिया? इसने 5 को जन्म दिया भाई, ठीक है। और इसी वजह से इसे जो उपाधि दी गई, कोल्लर वाली जो बाघिन थी, इसे सुपर मोम की उपाधि दी गई थी। किसकी? सुपर मोम। किसकी उपाधि दी गई? सुपर मोम की उपाधि दी गई, या कह सकते इसे सुपर मोम के नाम से भी जाना जाता था। कोल्लर वाली बाघिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोल्लर, इसे बाघिन को क्या किया गया था? इसे कोल्लर पहनाया गया था पेच टाइगर रिजर्व के अंदर। उनकी हरकतों पर, जानवरों की हरकतों पर नजर रखने के लिए, बाघों की हरकत कह सकते हैं आप, इसकी हरकत पर नजर रखने के लिए इसे कोल्लर पहनाया गया था। इसीलिए इसे कोल्लर वाली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोल्लर वाली के नाम से भी जाना जाता है। ओके, साथ ही बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 70%, कितने भाई? 70% जो बाघ हैं वो कहां पर है? 70% बाघ कहां पर है? वो भारत के अंदर है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और भारत में जो बाघों की संख्या की अगर हम बात करें तो लगभग 3000 बाघ भारत के अंदर हैं। दुनिया के 70% और आबादी की अगर हम बात करें तो लगभग 3000 भारत के अंदर है। अब मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि भाई भारत में जो टाइगर रिजर्व के अंदर है उनकी संख्या कितनी है? भारत के अंदर जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन और बहुत तगड़ा आप लोगों के बीच में आ रहा भाई। मानाउर मानाबाड़ी कार्यक्रम क्या है? मानाउर मानाबाड़ी कार्यक्रम में क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए ये भी। मानाउर, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, मानाउर मानाबाड़ी कार्यक्रम
माना उर्बाड़ी कार्यक्रम क्या है भाई? अगला क्वेश्चन नंबर 6, माना उरु माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम में क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया आप लोगों का ये आज का। देखो सबसे पहले तो बात करें कार्यक्रम को समझे। माना और माना बाड़ी जो कार्यक्रम है किसके द्वारा संचालित किया गया है, इसका संबंध किससे है, तो सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम किसके द्वारा चालू किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। शिक्षा से संबंध इसका, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम में बता देता हूँ, तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। और भी कई शिक्षा से संबंधित बिल वहां तेलंगाना कैबिनेट के अंदर पास किए गए हैं, राज्य कैबिनेट के अंदर, राज्य में वहां के जो तेलंगाना सरकार के द्वारा पास किए गए हैं, जिनमें शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम बनाना भी रखा गया है। कारण था इसके पीछे क्योंकि लोग शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को पसंद कर रहे हैं। वो सारी की सारी बातें आपकी इस क्वेश्चन के अंदर होने वाली है। कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो तेलंगाना भाई, तेलंगाना सरकार का कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है ये आपको पता लग गया, तेलंगाना सरकार का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम है क्या? स्कूल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, स्कूल के बुनियादी ढांचों का निर्माण करना। किसका भाई? स्कूल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहेगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, हालिया कैबिनेट जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उनके ऊपर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। देखिए इन्होंने सबसे क्या किया, पहले चरण में 9123 ये जो कार्यक्रम है बुनियादी ढांचों वाला, 9123 जो आपके स्कूल हैं, 9123 स्थानीय स्कूल, सरकारी स्कूलों में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्कूलों में यह कार्यक्रम आरंभ रहेगा भाई, या प्रारंभ किया जाएगा। पहले चरण के अंदर ये बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। ओके, इसमें स्कूल के गठन से संबंधित लेकर के एजुकेशन से संबंधित सारी चीजें इसके अंदर रखी गई हैं। और इस कार्यक्रम में अगर मैं बात करूं, देखिए हालिया कैबिनेट बैठक के दौरान जो बातें हुई हैं, राज्य में स्कूल की फीस को लेकर के, स्कूलों की जो इंग्लिश की जो पढ़ाई है, मीडियम कौन सा होना चाहिए, उसको लेकर के भी यहाँ पर ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ, तेलंगाना सरकार ने यहाँ पर इसके स्कूल के या शिक्षा को सुधारने के लिए या शिक्षा के लेवल को अप करने के लिए इस कार्यक्रम का लॉन्च किया गया। या सीधा सा पूछें आप लोगों से तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, साथ ही यहाँ पर इन्होंने एक विशेष, एक बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक फॉरेस्ट कॉलेज ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, देखिए तेलंगाना सरकार का एक बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, नोट करेंगे इसको। सिद्धपेट जिले में, कहां पर आपका सिद्धपेट जिला है आपका, ठीक है। उस जिले में एक फॉरेस्ट कॉलेज है भी आपका, फॉरेस्ट कॉलेज ऑफ रिसर्च, कॉलेज ऑफ रिसर्च, फॉरेस्ट कॉलेज ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट से जो कोई भी डिग्री हासिल करेगा उसे नौकरी या सरकारी नौकरी के अंदर क्या दिया जाएगा, कोटा दिया जाएगा भाई। आपसे सीधा सा पूछे, सिद्धपेट जिले के अंदर जो आपका फॉरेस्ट कॉलेज ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट से डिग्री हासिल करने वाला जो भी स्टूडेंट होगा उसे क्या दिया जाएगा, कोटा दिया जाएगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कितना प्रतिशत कोटा दिया जाएगा? देखिए, वन संरक्षक की भर्ती में, वन संरक्षक की जो भर्ती है उसके अंदर 25% कोटा दिया जाएगा। और वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर, वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर कितना कोटा दिया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने कॉलेज पर किसी विशेष कॉलेज से डिग्री हासिल करने पर कोटे की
कोटे की बात कही और इस बिल को पास कर दिया गया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा? तेलंगाना। और इसे लागू करने के लिए तेलंगाना राज्य वन अधिनियम सेवा नियम और तेलंगाना राज्य वन सेवा नियम में तेलंगाना राज्य वन सेवा नियम 1997 में क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया है। और ऐसा अमेंड करके इन्होंने क्या किया है? इस टाइप का कोटा प्रोवाइड किया है। किसको? तेलंगाना के जो कॉलेज के जो स्टूडेंट रहेंगे, विशेष तौर पे वनों से संबंधित उन नौकरियों के अंदर क्या दिया गया है? कोटा यहाँ पर दिया गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत अगला क्वेश्चन, बहुत ओपन डाटा वीक क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ओपन डाटा वीक से संबंधित यहाँ पर ये बात कर रहा है। चलिए बात करेंगे भाई, किस पे बात करने वाले हैं? अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ओपन डाटा वीक, ये इसका पता लग गया आपको। तेलंगाना का कार्यक्रम था जो शिक्षा से संबंधित, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भी आ रहा है वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन, ओपन डाटा वीक की यहाँ पर बात कर रहा है। किस प्रकार से उसका संबंध है, क्या है, वो सारी की सारी बातें आप लोगों के बीच में आने वाली है भाई। चलिए बात करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का 2022 के लिए। हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के, हर प्रकार का जो भी आपका एग्जाम है, मैं कहूँ लेवल आपका, देखिए हर लेवल को हम यहाँ पर आप लोगों को उज्ज्वल परिवार की तरफ से विशेष तौर पे व्यवस्था की जा रही है। और भी आप लोगों के बीच में जो ज्यादा से ज्यादा एज पर पॉसिबल जो सुविधा होगी आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। बस आप पढ़ते रहिए, किसी भी प्रकार की अपने दिमाग के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन पैदा मत करिए। हमारी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। देखिए मेहनत कभी खराब नहीं जाती, चाहे आप वो कहीं पर भी करें, कैसे भी करें, किसी भी समय पर करें, क्योंकि किसी भी जगह के माध्यम से करें, बस मेहनत करते रहिए, आदत बनी रहेगी। ठीक है, मेहनत करते रहिए, आदत बनी रहेगी। चलिए भाई, ओपन डाटा वीक क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, ओपन डाटा वीक क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। वीक क्या है? ओपन डाटा वीक क्या है? तो इसमें भाई देखिए, ओपन डाटा वीक शुरू किया है, किसके द्वारा शुरू किया है? बड़ा अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। देखिए, आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा ओपन डाटा वीक शुरू किया है। सबसे पहले तो ये लेंगे कि किसने इसको शुरू किया है। तो आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय किसके द्वारा किया गया? आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ओपन डाटा वीक, इस सेवा को क्या किया गया भाई? प्रारंभ किया गया है। यह सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, यह सप्ताह ओपन डाटा वीक कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये मेरे दोस्तों भाइयों, ये भाई आपका 17 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी 2022 से और 21 जनवरी 2022 तक मनाया जाएगा। 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2022 के बीच मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो क्या कर रहा है? ये आपका शहरी पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए शहरी पारिस्थितिकी तंत्र, अर्बन इकोसिस्टम कह सकते हो, में नवाचार को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य शहरी परिस्थिति अर्बन सिस्टम तंत्र में या नवाचार को बढ़ावा देना, इसका क्या रहेगा उद्देश्य की यहाँ पर ये बात कर रहा है। ओपन डाटा भी इसमें क्या भैया, आवास मंत्रालय के जो डाटा है उसको प्रकाशित करेगा, डाटा सेट प्रकाशित करेगा, ये भी आप लोगों को पता भाई। ठीक है, कोर्ट में पहले से ही 60 से अधिक शहरों की सफलता की कहानियां है। पोर्टल देखिए, खुला डाटा पोर्टल प्रकाशित किया जाएगा। इसमें क्या होगा? एक खुला डाटा पोर्टल क्या होगा? एक खुला डाटा पोर्टल प्रकाशित होगा भी, आपका खुला डाटा पोर्टल प्रकाशित होगा। और इसमें क्या होगा? 60 से ज्यादा शहरों की जो कहानियां होंगी, 60 से ज्यादा शहरों की क्या होंगी इसके अंदर कहानियां होंगी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है,
ओके, साथ ही बात करें डाटा दिवस की। ये जो डाटा दिवस समारोह ओपन डाटा वीक का एक उत्सव का एक हिस्सा है। डेटा दिवस, ओपन डाटा दिवस अगर हम बात करें वो कब मनाया जाएगा, तो देखिए डेटा दिवस, डेटा दिवस की बात करें तो ये आपका 21 जनवरी को मनाया जाएगा डेटा दिवस। और ये ओपन डाटा वीक का ये एक हिस्सा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। इसका उद्देश्य वर्तमान डिजिटल दुनिया में डाटा के महत्व को बढ़ावा देना। डिजिटल दुनिया में डाटा के महत्व को बढ़ावा देना। क्या होगा भाई, डिजिटल दुनिया में डाटा के महत्व को बढ़ावा देना इस ओपन डाटा वीक का उद्देश्य रहेगा। हमने बात करी कब से कब तक मनाया जाएगा, 17 जनवरी 2021 से 21 जनवरी 2022 तक मनाया जाएगा, ये भी आप लोगों को पता भी, ठीक है। ओके, उसके बाद साथ ही बात कर रहा है कि इसके अंदर होगा क्या, तो अर्बन स्टेट और में नवाचार करने की बात ये यहाँ पर कर रहा है भाई, ये भी आप लोगों को इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक खुला डाटा रहेगा जो पोर्टल प्रकाशित किया जाएगा, इसके अंदर 60 से ज्यादा शहरों की क्या किया जाएगा, कहानियां सुनाई जाएंगी। 60 से ज्यादा शहरों की जो कहानियां हो रहेंगी। और डाटा दिवस आपका कब मनाया जाएगा, 21 जनवरी को डाटा दिवस मनाया जाएगा। और डिजिटल की अगर हम बात करें, डिजिटल जो आपका दुनिया है उसमें डाटा के महत्व को दिखाने के लिए ओपन डाटा वीक का यहाँ पर जिक्र किया गया है। सीधा सा पूछेगा कि कौन सा मंत्रालय, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय की यहाँ पर ये बात कर रहा है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, इसके मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हरदीप सिंह पुरी जो साहब है वो इसके क्या है, मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कह सकते हो, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये है भाई हरदीप सिंह पुरी। साथ ही हम बात करें कि इस मंत्रालय का गठन कब किया गया है, तो गठन की अगर हम बात करते हैं 1952 में, आज से 70 साल पहले भाई, 70 वर्ष पहले इसका क्या किया गया, गठन किया गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कब गठन किया गया आवास मंत्रालय का, तो 1952 में इसका गठन किया गया। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में आपके राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, अभी इन्होंने हाल ही में एक काम और किया है, देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन यहाँ पे एक और आप लोगों का एक और इसी आवास मंत्रालय को लेकर के बहुत सुंदर सा क्वेश्चन और आप लोगों का यहाँ पर हाईलाइट में है, चर्चा में, मुद्दे में है। सीधा सा पूछ लेगा कि साइकिल टू चेंज, साइकिल फॉर चेंज। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला ही क्वेश्चन है हम यहाँ पर, चलो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन रहेगा आपका, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसी मंत्रालय को लेकर के क्वेश्चन है। ओपन डाटा वीक की बात करी हमने, ये आपको पता लग गया। साथ ही हम अब बात करें किसकी बात कर रहे हैं भाई, अभी ये आपका साइकिल फॉर चेंज, साइकिल फॉर चेंज, स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, सीधा सा पूछेगा किसके द्वारा किया जा रहा है। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। आवास, इसी को लिख देता हूं पहले, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कह सकते हो। चलिए ओके, तो क्वेश्चन है आप लोगों का ये साइकिल्स फॉर चेंज और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का आयोजन किया गया है। चैलेंज का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका मंत्रालय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका भी आयोजन किया गया। 1952 में गठन हुआ, 70 साल पहले गठन हुआ। हरदीप पुरी इसके मंत्री हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भी, ठीक है। ओके, ये क्या है आपका, किसके द्वारा, ये एक ऑनलाइन कार्यक्रम है भी,
देखिए 2, ये आपका साइकिल्स फॉर चेंज ऑफ स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज सीजन 2। चैलेंज सीजन 2 नाम से ऑनलाइन प्रोग्राम था। ये किसका प्रोग्राम रहा आपका? इस मंत्रालय का नाम आपको पता लग गया भाई, ठीक है। ओके, इस मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के दौरान मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, पुस्तक का लॉन्च किया। एक पुस्तक लॉन्च की है, पूछ लेंगे किस मंत्रालय ने किस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के दौरान। देखिए किस मंत्रालय ने किस कार्यक्रम के दौरान इस पुस्तक को लॉन्च किया, या इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया, या इस पुस्तक का संबंध किससे, किसी भी प्रकार से आप लोगों के बीच में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया आपका नर्सरिंग NEIG neighborhoods nurturing neighborhoods challenge, nurturing neighborhood challenge, story from the field, stories from the फील्ड। देखिए नर्टरिंग नेबरहुड्स चैलेंज फ्रॉम दी फील्ड। इस पुस्तक का लॉन्च किया गया, किस कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है? तो साइकिल फॉर चेंज और स्ट्रीट्स फॉर पीपल कार्यक्रम के तहत लॉन्च, आवास मंत्रालय और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, साथ ही इसने क्या किया, इसमें जो कार्यक्रम में भागीदार संगठनों को कह सकते हो, सीधा सीधा लिखेंगे 100 स्मार्ट शहरों के सीईओ ने भाग लिया। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ साथ बात करें, इस कार्यक्रम में 100 स्मार्ट शहरों के सीईओ ने भाग लिया। यहां पर बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा था? पहला क्वेश्चन में भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा था, और भारत का 100वें नंबर का स्मार्ट शहर कौन सा बनने वाला है? ये भी आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहेगा भाई, ठीक है। ओके, चलिए भाई, और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं तो इस मंत्रालय के सचिव हैं मनोज जोशी। इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता की है मनोज जोशी द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता करी है। किसके द्वारा की गई है? मनोज जोशी के द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन की बात करें, साइकिल फॉर चेंज और स्ट्रीट फॉर पीपल किसके द्वारा? तो ये आपका आवास शहरी मंत्रालय के मामलों वाला मंत्रालय, उसके अधीन किया गया है। उन्होंने एक पुस्तक लॉन्च करी है। ये आपका नर्टरिंग नेबरहुड्स चैलेंज, स्टोरी फ्रॉम द फील्ड, नर्टरिंग नेबरहुड चैलेंज फ्रॉम द फील्ड, और 100 स्मार्ट शहरों के जो सीईओ उन्होंने भाग लिया। मनोज जोशी के द्वारा इस कार्यक्रम की क्या की गई है? अध्यक्षता की गई है। मंत्री कौन है इसके? तो हरदीप पुरी। मैं यहाँ पर ये बात आप लोगों के बीच में कर चुका हूँ। हरदीप पुरी साहब क्या है? इसके मंत्री हैं भाई। बहुत बढ़िया और बड़ा शानदार क्वेश्चन था, ये आप लोगों को हो चुका है। और आज की जो क्लास है बहुत शानदार क्लास रही है, और अभी जाना नहीं है, क्लास को स्किप नहीं करेंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोग, हाइब्रिड आतंकवादी कौन है? हाइब्रिड आतंकवादी कौन है, उसके ऊपर बात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक विशेष बात होने वाली है आज की आपकी इस क्लास के अंदर।
प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बात होने वाली है। चलिए दोस्तों बात करेंगे, हाइब्रिड आतंकवादी कौन है। सबसे बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि हाइब्रिड आतंकवादी आपके कौन है। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए समझेंगे इस क्वेश्चन को, समझने से आप लोगों को पता लग जाएगा। यानी कि जैसे कुछ आतंकवादी संगठन होते हैं, ये जो हाइब्रिड जो आतंकवादी होते हैं ये उस संगठन का हिस्सा नहीं होते हैं। इन्हें कुछ विशेष, हम कह सकते हैं कुछ विशेष टारगेट के लिए इनको लाया जाता है, और जब ये अपना काम कर लेते हैं, अपना जो भी इनका ऑपरेशन होता है कर लेते हैं, तो ये वापस चले जाते हैं। इनसे कोई एक आधा काम कराया जाता है, उसके बाद ये चले जाते हैं। ये इसके स्थायी हिस्से नहीं होते। और आजकल जो JNK के अंदर हैं सबसे ज्यादा हाइब्रिड आतंकवादी ही पाए जा रहे हैं। ये हायर करते हैं, बहुत मोटा रकम देकर के, बहुत पैसा देकर के हायर कर लेते हैं बंदों को, और उसके बाद एक दो काम करा करके उनको छोड़ देते हैं। तो ये हाइब्रिड आतंकवादी है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में आ सकता है। चलो उसके ऊपर भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए भाई, हाइब्रिड आतंकवादी कौन है। क्वेश्चन नंबर आज का, हाइब्रिड टेररिस्ट कौन होते हैं। आमतौर पे हम बात करें, देखिए कौन है, तो मैंने आपको बताया आमतौर पे किसी भी आतंकवादी संगठन के हिस्सा नहीं होते हैं। इन्हें हायर किया जाता है, इनसे विशेष काम करा करके फिर इनके उसके एवज में मोटा पैसा देकर के इन्हें छोड़ दिया जाता है। सीधी सी बात करें, चलिए इसके ऊपर बात करें कौन होते हैं। देखिए आतंकवादी समूह द्वारा केवल एक या दो मिशन को अंजाम देने के लिए, केवल एक या दो मिशन को अंजाम देने के लिए इनको हायर किया जाता है। मूल रूप से आतंकवादी समूह की सहायता करते हैं। देखिए मूल रूप से क्या करते हैं ये, मूल रूप से आतंकवादी समूह की क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं, समूह की सहायता करते हैं खाली। ठीक है भाई, मूल रूप से क्या करते हैं, ये वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो आतंकवादियों की मदद की बात करें, जैसे आतंकवादी को छुपा लेना, आतंकवादियों के हथियार को, जैसे किसी दुकानदार के पास हथियार रख देना, उनके हथियारों को रखना, ये भी आपका हाइब्रिड आतंकवादी की कैटेगरी में आता है। अगर आप किसी आतंकवादी की मदद कर रहे हैं तो भी आप हाइब्रिड आतंकवादी में हैं। आप कोई आतंकवादी को सूचना प्रोवाइड करा रहा बंदा, तो वो भी आपका क्या है, हाइब्रिड आतंकवादी की, या आप कह सकते हैं हाइब्रिड टेररिस्ट की कैटेगरी में आता है। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, हाइब्रिड जो टेररिस्ट है, इसके अंदर देखिए हथियार रखने की अनुमति देने वाला, हथियार रखने की अनुमति वाला, हथियार रखने की अनुमति देने वाला। दूसरा दुकानदार कह सकते हो आप, दुकानदार। दूसरा जो सूचना देने वाला, भाई सूचना देने वाला, ये भी इस कैटेगरी में आता है। कौन सा आता है, सूचना देने वाला भी इस कैटेगरी में आता है भाई। ठीक है, और आमतौर पर ये कहां पर पाए जा रहे हैं, आपके JNK के अंदर ज्यादा इनकी संख्या भी आजकल बढ़ रही है भाई। JNK के अंदर इनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है। और ये किसको किसको देखिए किसको करते हैं, आम नागरिकों को टारगेट करते हैं, नागरिकों को हाइब्रिड बनाते हैं, साथ में अल्पसंख्यक कह सकते हो आप, अल्पसंख्यकों को बनाते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को, लोगों को ये निशाना बनाते हैं, और उन्हें क्या करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, और उन्हें हाइब्रिड आतंकवादी के रूप में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं भाई। ठीक है, ओके। एक होता है आपका नार्को आतंक, नार्को आतंक, और आपका हाइब्रिड टेररिस्ट। देखिए इसमें कौन सा, नशीले पदार्थों से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल, नशीले पदार्थों के द्वारा कमाए गए पैसों के इस्तेमाल से जिन टेररिस्टों की मदद की जाती है, तो वो आपका नार्को आतंक हाइब्रिड टेररिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नार्को हाइब्रिड टेररिस्ट। उस पैसे का इस्तेमाल वो उनको खरीदने में, गोला बारूद खरीदने में, हथियार खरीदने में, सभी प्रकार से इनका यूज करते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लगभग 300 हाइब्रिड आतंकवादी कश्मीर घाटी में लॉन्च पैड पर है। कितने, 300 जो हाइब्रिड आपके क्या है, टेररिस्ट हैं, वो लॉन्च पैड पर हैं, लॉन्च पैड।
अब देखिए दो शब्द यहां पर मैंने लिखे, देखिए हमने यहां पर टेररिस्ट की बात करी। आमतौर पे कुछ टेररिस्ट समूह होते हैं, आपको भी पता है टेररिस्ट समूह है, जैसे आपके हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह है, एलिटे वगैरह, बहुत सारे समूह हैं। मैं यहाँ पर किसी का नाम लेना नहीं चाहता, बहुत सारे हैं, आप लोग जानते हैं इस बारे में, ठीक है। हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह जो कि यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, कोई पाकिस्तान से है, कोई अफगानिस्तान से है, उनका काम ही यही है। ओके, अब जो टेररिस्ट हैं इन्होंने क्या किया, एक और रूप यहाँ पर बनाना आरंभ कर दिया इन्होंने। आमतौर पर जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उन लोगों को ये बरगला लेते हैं, बहला लेते हैं, पैसे का लोभ देते हैं, कैसे भी करके उन्हें मोटिवेट करके उन्हें तैयार करते हैं कि आप हमारा एक या दो मिशन, यानी कि एक काम करें, यहां पे बम फोड़ना आपने, यहां पे आपने गोलीबारी करनी है, या जो भी काम रहे, या यहां पर आपने आर्मी की गाड़ी पे हैंड ग्रेनेड फेंकना है। इस टाइप के काम दे दिए जाते हैं और वो उसके बाद बोलते हैं कि फिर तू फ्री, फिर क्या हो फ्री, यानी कि वो एक किस्म से क्या है, उस संगठन का हिस्सा नहीं है, उस संगठन का क्या नहीं है, वो हिस्सा नहीं है, बट उस टेररिस्ट जो संगठन है, उस टेररिस्ट संगठन की वो क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अब यहां पे समझना, हाइब्रिड जो टेररिस्ट हैं आपके, वो कौन हो सकते हैं, जैसे जो उनकी मदद, यानी कि उनके हथियार छुपाने में जो मदद कर रहा है दुकानदार, या उनको जो सूचनाएं प्रोवाइड करा रहा है वो व्यक्ति, वो भी हाइब्रिड की कैटेगरी, हाइब्रिड टेररिस्ट की कैटेगरी में आता है। अब इन हाइब्रिड टेररिस्ट को लेकर के साथ ही मैंने एक बात और करी, नार्को आतंकवादी हाइब्रिड टेररिस्ट, यानी कि नार्को, यानी कि जो आपके मादक पदार्थों की जो स्मगलिंग के द्वारा क्या किया जाता है, जो पैसा आता है उससे इनके हथियार, बम वगैरह, या इनको जो भी गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है कि तू ये काम कर, तू इतना पैसा ले चला जाए, तो वो भी पैसा वहां से आता है, तो उनको नार्को आतंकवादी हाइब्रिड टेररिस्ट भी कहा जाता है। चलिए, अब बात आती है, जब किसी को फॉर एग्जांपल मान लो अल्फा नाम के व्यक्ति को इन्होंने हाइब्रिड टेररिस्ट में बदल लिया, कोई मिशन दे दिया, ठीक है भाई, हम आपने क्या करना है, आपने भारत में इस जगह पर जाकर के गोलीबारी करनी है, ठीक है, ओके, वो उसको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उसके ऊपर जो भी पैसा लगेगा अपने पास से पैसा लगाएंगे, और फिर उसे वो रख लेते हैं रिजर्व, और सही समय का मौका, सही समय का इंतजार करते हैं, यानी कि लंबी प्लानिंग होती है कि ठीक है, हमने भाई मान लिया किसी विशेष दिवस पर या किसी विशेष त्योहार पर हमने फायरिंग करवानी है, किसी विशेष धार्मिक स्थल पर फायरिंग करवानी है, तो उस दिन का वो इंतजार करते हैं। उसके बाद उन्हें रखा जाता, तो जिस जगह उन्हें रखा जाता है उसको बोला जाता है लॉन्चिंग पैड, यानी कि जहां पर मिलिटेंट को रखा जाता है, जहां पर टेररिस्ट को रखा जाता है, और उसके बाद उसे भारत के अंदर धकेला जाता है उस किसी विशेष मिशन को करने के लिए, तो वो आपका क्या होता है, लॉन्चिंग पैड। जैसे आप लोगों ने वो सुना होगा, जैसे अपनी मूवी देखी होगी, उरी सेक्टर वाला जो केस था, मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उस मूवी में जब हमारी वो सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहां पर होती है, लॉन्चिंग पैड पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, यानी कि तैयार रहते हैं। लॉन्च का मतलब क्या, कि धक्का देना, है ना, आप समझ रहे हैं। तो लॉन्चिंग पैड पर उन्हें तैयार रखा जाता है, विशेष समय का इंतजार किया जाता है, और उसके बाद उन्हें उस काम को अंजाम देने के लिए भेज दिया जाता है, और एंड देन उसके बाद उन्हें पैसा देकर के फ्री कर दिया जाता है, या पहले पैसा दे दिया जाता है, जो भी उनका मैटर रहे। यह आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यानी कि आप अगर किसी भी प्रकार से मिलिटेंट की या टेररिस्ट की आप मदद कर रहे हैं, तो आप हाइब्रिड है आतंकवादी में आप लोगों की काउंटिंग। और वर्तमान में 300 से ज्यादा जो J&K के आसपास जो लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान ने बना रखी हैं, वहां पर तैयार बैठे हैं 300 से ज्यादा जो आपके हाइब्रिड टेररिस्ट। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर करी। हमने दर्रे के ऊपर बात करी, लिपुड़ुक दर्रा, काला पानी विवाद पर बात करी है, साथ ही हमने भाई यहाँ पर एक रिपोर्ट की बात करी, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की भी बात करी आज की क्लास में, साथ ही हमने यहाँ आज अपना हाइब्रिड इसके ऊपर भी बात करी है। उसके बाद हमने आवास मंत्रालय के द्वारा जो कार्यक्रम माना वाला कार्यक्रम था उसके ऊपर भी बात करी, तेलंगाना के द्वारा जो चलाया गया कार्यक्रम था उस पर बात करी, फिर हमने कोलर बागिन के ऊपर भी बात करी आज की क्लास के अंदर की कोलर बागिन जिसकी 16 साल की उम्र थी, वो 2005 में जन्म हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई है, सबसे ज्यादा 29 शावक उसने पैदा किए हैं। ये सारी की सारी बातें आज की हमारी क्लास के अंदर रही हैं। आप लोगों का मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि भाई आज हम मोदी जी के ऊपर एक विशेष क्वेश्चन उसके ऊपर बात करेंगे, अभी समय मुझे इजाजत दे नहीं रहा है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर हमें फिर बात करेंगे, यानी कि फिर बोले तो कल। आज की क्लास थोड़ा सा लेट रही है आप लोगों के लिए, किसी कारण के चलते आज की क्लास लेट थी। दोस्तों सर्दी से बचे रहिए, कोरोना से बचे रहिए, बढ़िया तरीके से अपनी रिजाई के अंदर बैठ के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट, मस्त रहें, व्यस्त रहिए। थैंक यू भाई।